गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीटी के लिए मेंटल एबिलिटी के कुछ शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं हर एक में हर एक स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ और जितने भी मॉक टेस्ट में जो है क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ। और मैंने नंबर सिस्टम के लिए और लेटर सीरीज़ के लिए एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया है और इससे पिछला जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है वो मेनली नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे फोकस बेस्ड था। आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सब मेनली नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसे हम ऑप्शन की मदद से ज़्यादातर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोस को लाइक कर दो। अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी सर्कल। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी सर्कल, कितने सर्कल हैं इन दिस गिवन फिगर। इस फिगर में हमारे पास कितने सर्कल दिए गए हैं ये क्वेश्चन पूछा है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, किसी एक डायग्राम को पकड़ते हैं। किसी एक डायग्राम को आप पकड़ो, समझो ये वाला पकड़ लिए, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें फाइंड कर लो कितने सर्कल हैं। एक तो ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा ये, मतलब इसमें 3 सर्कल टोटल आ रहे हैं। ऐसे कितने डायग्राम हैं, एक ये हो गया, 2 3 4, ऐसे हमारे पास 4 डायग्राम हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सर्कल 12 आ जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे जितने सर्कल बच गए, ऐसे ये वाला हमारा भी बच गया है, इसको मैंने काउंट नहीं किया था। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 सर्कल ये हो गए और इसी प्रकार से एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यहाँ पे 3 और 2 5 सर्कल को मैंने काउंट नहीं किया था इसमें, तो 5 को ऐड कर देंगे। 12 में 5 को ऐड करेंगे, 12 5 हो जाएगा 17। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है डाइस से। यहाँ पे पूछ रखा है कि फेस अपोजिट ऑफ द शोइंग 3, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के अपोजिट होगा। तो इसमें जितने भी फिगर दिए रहे हैं, यहाँ पे 3 फिगर हमारे पास दिए गए हैं। मान लो और ज़्यादा फिगर दिए रहते या 2 ही फिगर दिए रहते तो किन्हीं 2 फिगर का यूज करो। मैं फिगर 1 और फिगर 2 को ले रहा हूँ। फिगर 1 और फिगर 2 को अभी पिक किया। इसमें से क्या करना रहता है, जो नंबर कॉमन है, जैसे यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 6 कॉमन आ रहा है, इस 6 को यहाँ पे लिख लो। और इससे अभी हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो 6 के बाद कौन सा आएगा 3 और 3 के बाद कौन सा आएगा 2। ये फिगर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी फिगर नंबर 2 का 6 लिए यहाँ पे और इससे क्लॉकवाइज मूव किए। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से मूव किए तो कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे 5 पे और ये पहुँचे 1 पे। हमें अभी जिस भी नंबर का अपोजिट पूछेगा यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1 और 1 का अपोजिट 2। अगर 2 का अपोजिट पूछा तो 1 और 1 का अपोजिट पूछा तो 2। 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 5 का अपोजिट 3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा था। और अगर 6 का अपोजिट पूछे तो 6 का अपोजिट इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है डाइस में, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 6, कौन सा नहीं दिख रहा है 4। तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि करेक्ट मिरर इमेज। हमें मिरर इमेज फाइंड करना है। तो मिरर इमेज के लिए यहाँ पे मिरर लगा देते हैं और मिरर इमेज में हमेशा लेफ़्ट टू राइट चेंज होता है। लेफ़्ट टू राइट चेंज होगा, टॉप और बॉटम सेम रहेगा। एस यहाँ पर है तो एस यहाँ पे बन जाएगा, ये कुछ जो है इस तरीके से एस बन जाएगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि कहाँ पर एस से स्टार्टिंग है और इस प्रकार से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए में एस इसी प्रकार से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे ए से स्टार्ट था। ऑप्शन नंबर जो है सी भी एस से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे एस उल्टा बना रखा है। एस कुछ इस तरीके से बनना चाहिए लेकिन यहाँ पे एस गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी एलिमिनेट हो गए। अभी हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो अभी इनमें डिफरेंस चेक करो, क्या चीज़ डिफरेंस है। यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है। अब इसमें चेक करो कि वाई के बाद एन है कि ओ है। यहाँ पे वाई के बाद क्या है, वाई के पहले क्या लिखा है, एन लिखा है।
तो हमें y के बाद क्या मिलने वाला है, n मिलने वाला है। तो y के बाद n यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे o लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो मिरर इमेज से, दूसरा वाटर इमेज से और तीसरा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। मैंने तीनों ही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। ये हो गया हमारा मिरर इमेज पे। नेक्स्ट है, ये है वाटर इमेज पे। इसमें क्या रहता है, यहाँ पे हमारा टॉप और बॉटम सेम रहता है। टॉप और बॉटम सेम रहेगा, केवल लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। और मिरर वाले इमेज में ऐसा होता है, वाटर इमेज में क्या होगा, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट सेम रहेगा, लेफ़्ट टू राइट इक्वल रहता है। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, जो टॉप और बॉटम रहेगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी दे रखा है, अब सी किस तरीके से बनेगा, सी कुछ इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन सी से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी तो दे रखा है लेकिन कैसा दे रखा है, उल्टा दे रखा है। अब देखो सी के बाद आर है तो आर आना चाहिए, सी के बाद यहाँ पे ई दे रखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सी के बाद के दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही सी के बाद आर दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना रहता है कि बस केवल एक चीज़ पकड़ो और उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। नॉन वर्बल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली वो 90% ऑप्शन एलिमिनेट से ही सॉल्व हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती। केवल एक चीज़ आप फाइंड करो और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। ये रियली चांस है कि आपके एग्जाम में आए, बट अगर आ गया तो किस तरीके से सॉल्व करना है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, यहाँ पे आल आर पी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब इसमें कहीं नहीं का जिक्र नहीं हुआ है, नॉट नहीं लिखा है, तो ये हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट। सेकेंड वाली स्टेटमेंट आल आर क्यू, मतलब सभी आर जो है क्यों है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलती हैं तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगी तो इससे जो कंक्लूजन बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों कंक्लूजन जो है कैसे दे रखे हैं, नेगेटिव दे रखे हैं। नेगेटिव मतलब यहाँ पे नहीं का यूज किए हैं, यहाँ पे भी नहीं का, नो यूज कर दिए हैं। ये दोनों जो है कंक्लूजन आपस में गलत हो जाएंगे। जब भी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो हमारा कंक्लूजन जो है ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। अगर जो है दोनों स्टेटमेंट जो है नेगेटिव हैं, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, माइनस में है, तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता, कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वहाँ ऑलवेज जो है नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। ये रूल आपको याद रखना है। इसी रूल के हिसाब से यहाँ पे पहला वाला रूल दिया था कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ पे कंक्लूजन जो है नेगेटिव बना रखा था, तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण यहाँ पे नहीं कर रहा है। या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं आप सोच पाते, इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते, तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पे देखो लिखा है आल आर पी, सभी आर जो हैं पी हैं। तो एक इस तरीके से सर्कल बना लो, ये हो गया हमारा सर्कल किसका, आर का। सभी आर क्या है, पी हैं, तो मतलब पी बड़ा वाला हो जाएगा। ये हो गया पी का, पी के अंदर आर आ गया। अब दूसरे जो है कंक्लूजन में स्टेटमेंट में क्या बोला है, दूसरे स्टेटमेंट में बोला है आल आर क्यू, सभी आर जो है क्यू हैं। सभी आर, ये जितने भी आर हैं ये क्या हैं, सभी आर क्यू हैं। तो क्यू कुछ हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, क्यू हो गया ये वाला, ब्लू वाला हमारा क्यू हो गया। अब पूछ क्या रखा है, नो पी इज क्यू, नो पी इज क्यू। यहाँ पे देखो नो पी इज क्यू मतलब कोई भी पी जो है हमारा क्यू नहीं होगा। लेकिन ये तो गलत हो गया, कुछ पी तो क्यू होगा, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक में हैं, तो इसलिए पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन कोई आर पी नहीं है, कोई आर, ये जो आर है पी नहीं है, ये तो एग्जैक्टली गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। इस तरीके से आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। या तो अगर वेन डायग्राम न बनाना चाहो, आपके एग्जाम में भी आएगा तो इतना ही छोटा क्वेश्चन आएगा, इसी लेवल का आएगा, तो उसको आप इसी तरीके से भी हैंडल कर सकते हो कि अगर पॉजिटिव दिया है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव दे दिया स्टेटमेंट तो कंक्लूजन जो है हमेशा उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा।
अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है तो कंक्लूजन ऑलवेज जो है नेगेटिव बनेगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, आप उसको सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है डाइस का। यहाँ पे डाइस के दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अभी आपने जो ये सॉल्व किया, एक इस प्रकार का डाइस पूछा जाता है। इस प्रकार के डाइस में ऑलवेज अपोजिट पूछा जाएगा। और एक होता है हमारा ओपन डाइस, ये है ओपन डाइस। ओपन डाइस यहाँ पे दिया गया है और पूछा है कि जब इसको क्लोज करेंगे, इस डाइस को क्लोज करेंगे तो किस प्रकार का डाइस हमारे पास बन के आएगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट चलता है। एक के अपोजिट 3 आएगा, 1 के अपोजिट क्या आया, 1 के अपोजिट आ गया हमारा 3। उसके बाद फिर 2 के अपोजिट 4 आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, तो बचा क्या 5 और 6। 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये आ गया हमारा अपोजिट। अब डाइस का ये रूल होता है कि दो अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकते और कभी एक साथ हिडन नहीं हो सकते, मतलब छुप नहीं सकते। दो अपोजिट कभी एक साथ दिखेंगे नहीं, दो अपोजिट क्या होंगे, कभी एक साथ दिखेंगे नहीं, न तो कभी एक साथ हिडन होंगे, न कभी एक साथ शो होंगे दिखेंगे, और न कभी एक साथ जो है हिडन होंगे छुपे होंगे, मतलब एक तो दिखेगा ही दिखेगा। अब इसी तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, मतलब 1 और 3 आपस में एक साथ नहीं आना चाहिए। तो 1 और 3 देख लो, यहाँ पे 1 4 6 दिया है, 2 3 6 दिया है, यहाँ पे 1 और 3 कहीं पे एक साथ नहीं है। अब चेक करना है 2 और 4 एक साथ कहीं नहीं होना चाहिए, 2 और 4, तो सभी ऑप्शन में चेक करो 2 और 4 कहीं पे एक साथ नहीं है। उसके बाद बोला है 5 और 6 एक साथ नहीं होने चाहिए, 5 और 6, यहाँ पे देखो 5 और 6 एक साथ दिया है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। यहाँ पे भी 5 और 6 एक साथ दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अभी कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करो। 2 यहाँ पर है, उसके बाद फिर 3 इस वाले में है, 6 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 यहाँ पर दिया है, 4 यहाँ पे दिया है, 6 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ओनली सी एंड डी। अगर इस ओपन डाइस को हम फोल्ड करेंगे तो या तो सी के रूप में दिख सकता है या तो डी के रूप में। आपके एग्जाम में डाइस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है वो इजी क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, या तो अगर ओपन डाइस का पूछेगा इस तरीके से पूछेगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अल्टरनेट चेक करना है, अल्टरनेट मतलब यहाँ पे 1 और 3 ये हो गया अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक के बाद छोड़ के होता है, ये 2 और 4 का हो गया अपोजिट, यहाँ पे 5 और 6 बचा तो ये आपस में अपोजिट हो गए। अब दोनों डाइस का जो है अपोजिट सरफेस एक साथ दिखना नहीं चाहिए, मतलब 1 और 3 एक साथ नहीं दिख सकते और न तो 1 और 3 एक साथ छुप ही सकते हैं। इसी प्रकार से 2 और 4 में अप्लाई किया, 5 और 6 में अप्लाई किया। अब जैसे ही ये आपकी बातें पता चल गई, अब आप इसे ऑप्शन की मदद से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है और कौन सा बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। अभी वहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए वो तो बहुत इजी लेवल का था, आप उसे तुरंत फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और तीनों स्टेटमेंट कैसी हैं, हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव दे रखी हैं। 3 स्टेटमेंट तीनों पॉजिटिव दे रखी हैं और जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी हमारा तीनों पॉजिटिव दे रखा है। जो तीनों कंक्लूजन है वो कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। तो अभी यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल जावा स्क्रिप्ट आर बाइनरी, तो यहाँ पे वेन डायग्राम बना लो, ये हो गया हमारा जावा स्क्रिप्ट और ये आ गया हमारा बाइनरी का, ये हो गया बाइनरी का, ये हो गया जावा स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट क्या बोला है सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, ऑल बाइनरी आर माइनक्राफ्ट, आर बाइनरी आर माइनक्राफ्ट, सभी जो है बाइनरी क्या है, माइनक्राफ्ट हैं, सभी बाइनरी माइनक्राफ्ट हैं। तो माइनक्राफ्ट जो है बड़ा वाला बन जाएगा, ये हो गया हमारा ब्लैक वाला माइनक्राफ्ट। अब आगे क्या बोल रखा है, ऑल रोबोक्स आर माइनक्राफ्ट, सभी जो रोबोक्स हैं क्या हैं, माइनक्राफ्ट हैं, सभी रोबोक्स माइनक्राफ्ट हैं। तो रोबोक्स जो है इसके अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर आ जाएगा, ये हो गया रोबोक्स। अब जो पूछा है इससे हम अपने कंक्लूजन को फाइंड करेंगे। यहाँ पे पूछा है सम जावा स्क्रिप्ट आर रोबोक्स, सम जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर है आर रोबोक्स, सम जावा स्क्रिप्ट और रोबोस,
ये 100%, पहला अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि रोबोक्स के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट है, तो कुछ तो जावा स्क्रिप्ट जो है रोबोस हो सकता है, ये सही हो गया। उसके बाद फिर आगे बोल रखा है, आगे क्या बोला है, सम जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट। सम जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, सम जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट। यहाँ पे सम कुछ तो होंगे, कुछ क्या पूरे हो जाएंगे, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। और तीसरा वाला आल जावा स्क्रिप्ट आर माइनक्राफ्ट। आल जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। आल जावा स्क्रिप्ट क्या है, आर माइनक्राफ्ट। तो ये तीसरा वाला भी अपने आप में जो है सही हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ऑल कंक्लूजन और फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना के इसके क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। या तो इसको और एक बेसिक मेथड है और वो सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप हर एक मेथड को पढ़ के जाओ। तो इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम की मदद से बना लेना है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये रियली चांस रहता है, ये कभी कभार आ जाता है, नहीं तो ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता बीएड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड टू द गिवन फिगर। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए बी सी डी, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें एलिमिनेट है, मतलब कौन सा इसमें निहित है, वही फाइंड करना है। तो देखो ये वाला कहीं पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, ये कहीं पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अभी और दूसरा भी चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी को देखो। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखते हो तो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी तो दिख रहा है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके का ऑप्शन नंबर बी भी वहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके का कोई कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी आप फंस गए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी भी दिख रहा है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन में फंस जाएं कि वहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया है और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपने मर्जी से ए और बी में से कोई आंसर टिक कर दो। या तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 50% चांस है सही होने का। अगर आप कोई भी ऑप्शन ए और बी में से टिक कर रहे हो तो 50% चांस है आप सही हो जाओगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जिस एग्जाम से क्वेश्चन लिया था ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप 2 ऑप्शन में फंस जा रहे हो तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि ये हमारे पास 5 फिगर दे रखे हैं, इस 6वें के जगह पे क्या आएगा। तो अभी इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमेशा एक पॉइंट पकड़ो। एक पॉइंट मतलब समझ लो आपने ये जो गोला दिया है ब्लैक वाला, इसको पकड़ लिया। पहले गोला देखो नीचे था, नीचे के बाद फिर कहाँ गया, फिर हमारा ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर कहाँ है, ऊपर ही है। मतलब नीचे फिर 2 बार ऊपर, उसके बाद फिर नीचे आ गया और फिर नीचे आ गया। नीचे मतलब इसके टॉप पे नहीं है, इसके बॉटम पे है, यहाँ पे नीचे। पहले नीचे था, डाउनवर्ड था, फिर 2 बार जो है टॉप पे गया, फिर 2 बार जो है बॉटम पे आया। अब फिर कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, मतलब ट्रायंगल के पास जाएगा। तो अभी इससे ही ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे नीचे दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे नीचे दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। अब चेक करो, अगला क्या चेक करोगे, अगला पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो। इन दोनों में डिफरेंस इसमें इस तरीके से बनाया है और ऑप्शन नंबर जो है डी में कुछ इस तरीके से बनाया है। मतलब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये जो सीधी लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये वाली सीधी लाइन इसके जो है मुंडी से स्टार्ट हो रही है। अब चेक करो कि कौन सा आ सकता है। तो यहाँ पे ये वाला पकड़ लो। अगर जो है सर्कल हमारा ऊपर रहेगा, सर्कल हमारा टॉप पे रहेगा, तो जो लाइन स्टार्ट होगी वो टॉप से नहीं स्टार्ट होगी, नीचे से स्टार्ट होगी। और यहाँ पे सर्कल हमारा जो है यहाँ पर है और लाइन यहीं से स्टार्ट कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये है नॉन वर्बल का क्वेश्चन। जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं, ये भी नॉन वर्बल का है, ये वाला भी नॉन वर्बल का है, उसके बाद फिर ये वाला भी नॉन वर्बल का है। जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं उसे ऑलवेज जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करने से हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है
कि 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 2 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं बाई 2 कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन ये भी है फर्स्ट एंड सेकेंड। यू हैव टू कंसिडर द 2 स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट द वेरिएंस फ्रॉम ऑफ कॉमनली नोन एज फैक्ट। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को हमें ट्रू मान के चलना है, भले ही ये जो है गलत हों, लेकिन इसे हमें क्या मान के चलना है, ट्रू मान के चलना है, और उसके हिसाब से कंक्लूजन हमें फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ऑल वर्चुअस पर्सन आर हैप्पी, मतलब जितने भी वर्चुअस पर्सन हैं वो सभी कैसे हैं, हैप्पी हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ने बोला है नो अनहैप्पी पर्सन इज वर्चुअस। नो अनहैप्पी मतलब जो खुश व्यक्ति नहीं है वो वर्चुअस नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब इससे कंक्लूजन इन्होंने बोला है, कंक्लूजन ने बोला है हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू वर्चुअस। हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू वर्चुअस। देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल वर्चुअस पर्सन आर हैप्पी, मतलब जितने भी हैप्पी पर्सन हैं सभी वर्चुअस पर्सन हैं। और यहाँ पे बोल रखा है हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू वर्चुअस, जो खुशी है हमारी वो वर्च्यू से जो है बिलोंग करती है। ये ऑब्वियसली पहला वाला जो है हमारा ट्रू हो गया, 100% ये ट्रू है। सेकंड वाले में क्या बोला है, अनहैप्पी पर्सन इज नॉट वर्चुअस। इस सेकंड वाले कंक्लूजन से देखो नो अनहैप्पी पर्सन इज वर्चुअस, ये नो को हटा के यहाँ पे इन्होंने नॉट लगा दिया है, अनहैप्पी पर्सन इज नॉट वर्चुअस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन जो है 2 टाइप से पूछा जाता है। एक तो या तो इस टाइप से पूछा जाएगा, नहीं तो इस टाइप से पूछा जाएगा। तो मैंने जो है तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं कि अगर पॉइंटिंग फॉर्म से पूछा जाएगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा गया तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये सीख ही चुका होगा कि पी को हम मेल को प्लस से दर्शाते हैं, फीमेल को माइनस से दर्शाते हैं, और गैप जेंडर क्या होता है, कौन हमसे गैप एक गैप ऊपर वाला होता है, कौन एक गैप नीचे वाला होता है। ये सब चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को डिस्कशन नहीं करूँगा, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक को बताऊँगा। यहाँ पे पूछा है क्यू इज़ द सन ऑफ पी, मतलब क्यू क्या है, पी का पुत्र है। क्यू क्या है, पी का पुत्र है। अगर क्यू पुत्र होगा तो क्यू किस तरीके से होगा, क्यू हमारा प्लस होगा। अब ऑप्शन को इससे ही एक पॉइंट पकड़े, यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, मतलब जो भी क्यू के बाद साइन आना चाहिए वो हमें मेल दर्शाना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, मतलब क्यू के बाद तो प्लस का साइन आ सकता है। क्यू के बाद ये क्यू लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे क्यू के बाद प्लस का साइन है, ये चल सकता है। यहाँ पे क्यू के बाद माइनस का साइन है, यहाँ पे क्यू के बाद मल्टीप्लाई का साइन है। अभी फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर बोला है ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स क्या हो गया, ए इज मदर ऑफ बी। अगर मैं क्यू के बाद माइनस साइन को कंसीडर करूँगा तो ये हमारा क्यू किस तरीके से बन जाएगा, क्यू हमारा बन जाएगा फीमेल, और हमें क्यू चाहिए क्या, मेल चाहिए। मतलब क्यू के बाद जो है माइनस साइन नहीं आना चाहिए। अब जहाँ पे क्यू के बाद माइनस साइन दिया है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया है। अभी ऑप्शन नंबर ए सी डी आगे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो मल्टीप्लाई वाला भी हो सकता है। अब पूछा है, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला ट्रिक जो है एलिमिनेट करने का, ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ये फर्स्ट ट्रिक हो गया। अब सेकेंड ट्रिक ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्या है, गैप जनरेशन। गैप जनरेशन क्या होता है, गैप जनरेशन मतलब कौन कितने गैप से नीचे है, कौन कितने गैप से ऊपर है। पुत्र, क्यू पी का पुत्र है, पुत्र जो है कहाँ पे आता है, पुत्र ऑलवेज जो है -1 गैप जनरेशन पे है। तो अभी इस तरीके से चेक करेंगे, P माइनस आर मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे 1 का गैप जनरेशन है, ये हो गया 1 का गैप जनरेशन। आर मल्टीप्लाई क्यू मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब यहाँ पे ब्रदर कौन से जनरेशन में आएगा, 0 जनरेशन में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 जनरेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का 1 गैप जनरेशन आ रहा है। हमें चाहिए कितना, -1 गैप जनरेशन चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, माइनस क्या दर्शा रहा है, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, यहाँ पे मदर ऑफ बी दर्शा रहा है, ये हो गया हमारे पास 1 का गैप जनरेशन। क्यू प्लस आर कहाँ पर है, ये हो गया क्यू प्लस आर, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, यहाँ पे क्यू प्लस आर मीन्स यहाँ पे भी 1 का गैप जनरेशन दर्शा रहा है। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का गैप जनरेशन। हमें चाहिए कितना, चाहिए हमें -1 का गैप जनरेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करेंगे, पी माइनस क्यू मीन्स मदर ऑफ बी, यहाँ पे आ गया ये माइनस, ये हो गया 1। उसके बाद फिर क्यू इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पे 0 का गैप जनरेशन, तो यहाँ पे भी 1 का गैप जनरेशन आ रहा है। देखो इस चीज़ से क्या हुआ, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गए। अब हमें 1 का गैप जनरेशन चाहिए था। 1 का गैप जनरेशन किस में मिल रहा है, या तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है या ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अब हमें जो है इस तरीके से मैं किया तो पूरी तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे 2 ऑप्शन में हम फंस गए, पूरी तरीके से जो है गैप जनरेशन से डिफाइन नहीं हो पाया। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 90% ऐसा चांस रहता है कि इस तरीके से करने को क्वेश्चन जो है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और एक ही ऑप्शन उसका सही मिल जाए, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 2 ऑप्शन में फंस गए। तो ऑप्शन नंबर डी को पहले चेक कर लेते हैं, पी माइनस क्यू मतलब माइनस का क्या मतलब है, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो पी जो है क्यू की माँ है, पी क्या है, क्यू की माँ है, ये हो गई पी क्यू की माँ है, तो क्यू से एक ऊपर रहेगी, माँ है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया। क्यू इंटू आर मतलब ए बी का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, क्यू क्या है, आर का भाई है, क्यू आर का भाई है तो क्यू हो जाएगा प्लस। यहाँ पे पूछा क्या है, क्यू पी का पुत्र है, क्यू जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पी का पुत्र दिखा रहा है, क्यू जो है पी का पुत्र दिखा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हमें ऑप्शन नंबर ए को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी ही आंसर आ चुका है। इस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये थोड़ा हाई लेवल एग्जाम से लिया हूँ और आपके लिए भी थोड़ा हाई लेवल जा रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में इससे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन सब क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप विदिन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा दिया गया है ब्लड रिलेशन से। यहाँ पे भी पहले ऑप्शन एलिमिनेट, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है पहले आपको ये सीखना होगा। ऐसा नहीं कि ये केवल आपके बीएड एग्जाम में ही काम आएगा, जितने एग्जाम आप देंगे ये हर एक एग्जाम में आपको ऑप्शन एलिमिनेट काम आने वाला है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे पूछा है हाउ इज एल रिलेटेड टू पी, एल जो है पी से किस प्रकार रिलेट है, एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। अब एल के बाद देखो साइन कौन सा है, एल के बाद जो है एट द रेट क्या दर्शा रहा है, सन मतलब बेटा, बेटा क्या होता है, प्लस का होता है। अब ऑप्शन में जितने भी जो है फीमेल वाले ऑप्शन दिए रहते हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन चेक किया तो ये है ब्रदर इन लॉ, ये है फादर, ये है सन, ये है ब्रदर, मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुआ, सब प्लस में ही दे रखे हैं। अब गैप जनरेशन को चेक करो, गैप जनरेशन फादर हमारा क्या आता है, +1 पीढ़ी ऊपर आएगा, 1 गैप जनरेशन। सन जो है -1 गैप जनरेशन का होता है। ब्रदर जो है 0 गैप जनरेशन का होता है। ब्रदर इन लॉ क्या होगा, ये भी 0 गैप जनरेशन का होगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे गैप जनरेशन, तो गैप जनरेशन चेक करने से हमारे पास क्या आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे एल से एम गए तो मीन्स ए इज सन ऑफ बी, यहाँ से -1 का गैप जनरेशन आ रहा है। उसके बाद एम से एन, एम माइनस एन, माइनस किसको दर्शा रहा है, ए इज मदर ऑफ बी, मदर हो या फादर हो एक गैप जनरेशन ऊपर आता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। उसके बाद फिर एन से ओ जाना है, एन से ओ जाना है और यहाँ पे डॉलर का साइन दे रखा है। डॉलर का साइन क्या दर्शाता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर जो है हमारे ही गैप जनरेशन की होंगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 0 गैप जनरेशन। ओ से रिलेट है पी, ओ से पी जाना है, यहाँ बीच में परसेंट का साइन दिया है, तो परसेंट क्या दर्शा रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर मतलब क्या होता है कि हमारे ही गैप जनरेशन का है, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना टोटल कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस कर गया, टोटल हमारे पास 0 गैप जनरेशन आ रहा है। टोटल कितना आ गया, 0 गैप जनरेशन, मतलब फादर आंसर नहीं हो सकता, ये +1 का गैप जनरेशन है,
बेटा भी आंसर नहीं हो सकता, -1 का है। अभी ब्रदर इन लॉ है कि ब्रदर है, ये हमें अब चेक करना पड़ेगा। इसको चेक किस प्रकार से करेंगे, अब इसको हमें सॉल्व ही करना होगा, या तो 50% पॉसिबिलिटी के साथ कोई एक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना होगा। तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि हम सॉल्व करके ही चेक कर लें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एल जो है @m, एल @a जो है a इज़ द सन ऑफ b, मतलब एल इज़ द सन ऑफ m। एल जो है m का सन है, m का बेटा है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद फिर बोला है m से n जाना है। m - n के बारे में क्या बोल रखा है, a इज़ द मदर ऑफ b, m इज़ द मदर ऑफ n। m जो है m इज़ द मदर ऑफ n, n की माँ है, तो मतलब इसका ही कुछ भाई होगा, ये हो गया n, m को माँ बना दिया। अब आगे क्या बोला है, n से o जाना है। n से o के बीच में डॉलर का साइन है। डॉलर का साइन क्या दर्शा रहा है, a इज़ द सिस्टर ऑफ b, a इज़ द सिस्टर ऑफ b मतलब a b की बहन है, तो n जो है o की बहन है। n क्या है, o की बहन है, n जो है o की बहन है, ये हो गया n को माइनस, क्योंकि ये बहन है तो माइनस रहेगा। अब आगे o से p जाना है। o से p के बीच में परसेंट का साइन, परसेंट क्या दर्शा रहा है, a इज़ द ब्रदर ऑफ b, a इज़ द ब्रदर ऑफ b मतलब o इज़ द ब्रदर ऑफ p। o क्या है, p का ब्रदर है, p का भाई है, यहाँ पे p को दिखा दूँ, ये भाई है। अब क्या पूछा है, हाउ इज l रिलेटेड टू p, l जो है p से किस प्रकार रिलेटेड है, l जो है क्या है, p का, l जो है p का ब्रदर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसमें पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। भले ही अभी आपको ये लग रहा हो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा कि गैप जनरेशन क्या होता है और डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो आपका भी ये 15 से 20 सेकंड में ही सॉल्व होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन से। यहाँ पे बोल रखा है डायरेक्शन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए क्या होता है। ये डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, ऊपर हमारा नॉर्थ रहता है और नीचे साउथ रहता है। कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, अगर आपको इतनी बात पता है तो आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इसमें एक चीज़ आता है, अगर बोल रहा है 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज किस तरीके से, इस तरीके से होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है। बस ये छोटी बातें आपको याद रखनी है, 2 चीज़ें, आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इफ़ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर आप किसी पॉइंट से नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट करते हो, ये नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट किए, इसी ओर क्यों स्टार्ट किए चलना टूवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ जो है हमारा ऊपर होता है, तो ये हम ऊपर की तरफ गए। अब बोल रहा है कवरिंग 4 किलोमीटर, यहाँ से कितना गए, मैं 4 किलोमीटर गया, यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर गया। अब आगे क्या बोला है, यू टर्न टू लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर। अब कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, जैसे आप जो है मोबाइल पकड़ के हमारा वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो राइट हैंड है वो राइट होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट होगा। सेम इसी प्रकार जो ये आदमी है जो नॉर्थ की तरफ गया है 4 किलोमीटर, इसका भी राइट हैंड आपका ही राइट हैंड होगा और इसका लेफ्ट हैंड आपका ही लेफ्ट हैंड होगा। तो यहाँ पे बोला है कि लेफ्ट जो है घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो अपने लेफ्ट इसको मूव करा दो, यहाँ पे लेफ्ट मूव करा दिया, ये चला गया 5 किलोमीटर। ओके, आगे बोला है एंड देन अगेन टर्न टू योर लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर। अगेन टर्न लेफ्ट, यहाँ से वो टर्न फिर से लेफ्ट लेता है। अब इसका लेफ्ट क्या आएगा, अगर ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ हो जाएगा हमारा राइट, और नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ हमारा आ जाएगा लेफ्ट। यहाँ से लेफ्ट घूमा और जो है ये 5 किलोमीटर यहाँ से भी चल दिया। आगे बोला है एंड देन टर्न टू योर लेफ्ट अगेन एंड रन 6 किलोमीटर। अब यहाँ से ये फिर लेफ्ट ले रहा है और 6 किलोमीटर चल रहा है। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है नॉर्थ में, तो उसका राइट जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके में, तो आपका लेफ्ट इसका राइट रहेगा और आपका राइट इसका लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ में क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो व्यक्ति है वो टर्न लेता है लेफ्ट की तरफ लेगा, तो जो है टर्न हमारा कुछ इस तरीके से ले रहा है और जा रहा है 6 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। एंड बिफोर फिनिशिंग योर टेक अनदर लेफ्ट टर्न एंड रन 1 किलोमीटर।
मतलब इसके आगे बोल रखा है एंड बिफोर फिनिशिंग यू टेक अनदर लिफ्ट। यहाँ पे फिनिश करने के पहले एक लिफ्ट और लेता है एंड रन 1 किलोमीटर। और यहाँ से लेफ़्ट लेगा, अगर नीचे लेगा तो राइट आ जाएगा, ऊपर लेगा तो लेफ़्ट होगा। यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे पहुँच गया और 1 किलोमीटर। अब क्या बोल रखा है, हाउ मेनी किलोमीटर आर फ्रॉम द प्लेस यू स्टार्टेड। यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहाँ से और इसकी बीच की दूरी पूछी है कि ये बीच की दूरी कितनी आएगी। तो इसे किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो ये 5 किलोमीटर है और ये टोटल 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है। तो ये अगर मैं इस तरीके से कुछ खींच देता हूँ तो यहाँ तक 5 किलोमीटर बचता है और ये कितना बचेगा 1 किलोमीटर, और यहीं से यहाँ से इसके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो गया, 1 किलोमीटर। डायरेक्शन के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और कुछ बढ़ाएगा तो उसमें हो सकता है ये दे दे 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बस केवल इतना ही हाई जाएगा, इससे हाई नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आपने मिरर इमेज सॉल्व करना सीख लिया, वाटर इमेज सॉल्व करना सीख लिया। अब पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग में क्या करते हैं कि जो जैसे मुड़ा है, जैसे ये इन्होंने एक कागज़ लिया, यहाँ पे ये एक पेपर लिया और पेपर जो है कुछ हमारा इस प्रकार का था, पेपर इस प्रकार का था। तो पेपर को क्या किया इन्होंने, इसको ऐसे इस तरफ, ये सिंगल क्या दर्शाता है कि इस तरफ मोड़ दिया है, इस तरफ फोल्ड किया है। जब ये फोल्ड होगा तो ये वाला पूरा पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, ये पूरा पार्ट हमारा इसी पार्ट पे जो है ऐसे आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा फोल्ड करने पे। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इस ऊपर वाले पार्ट को, अब इतने पार्ट को, ये वाला पार्ट तो हम मोड़ ही चुके हैं, इतने वाले पार्ट को फिर इस नीचे वाले पार्ट पे मोड़ दिया। और जब नीचे वाले पार्ट पे मोड़ा तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब क्या किया है उन्होंने, इसमें 3 कट लगा दिए। पहला कट ये हो गया, दूसरा ये वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। इन्होंने 3 कट लगा दिए। अब ये बोल रहे हैं कि जब इस डायग्राम को खोलूँगा, जिस तरीके से मोड़ा है उसी तरीके से खोला भी जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले इसको मोड़ा है तो पहले ये ऊपर की तरफ खुलेगा, जब ऊपर की तरफ खुल जाएगा तो इस तरीके से दिखने लगेगा, फिर जब इस तरीके से दिखने लगेगा तो फिर इसको हम इधर खोल देंगे। ऐसे ही आपको पेपर को ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे, इसको जैसे ही ओपन करोगे इसमें लगाना रहता है मिरर इमेज। जहाँ जहाँ से आप ओपन कर रहे हो वहाँ वहाँ पे मिरर इमेज लगाते जाओ। जब यहाँ पे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से मिरर इमेज बनेगा और ये 0 यहाँ है, यहाँ दर्शाएगा। अब बस आपको इतना ही डायग्राम बनाना है, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देखो ये ट्रेंगल एक तो इस तरीके से आएगा और दूसरा इस तरीके से आएगा। अब देखो ट्रेंगल यहाँ पे दोनों ट्रेंगल को मुंडी नीचे ही दे रखा है, ये गलत हो गया। उसके बाद ये वाला सही हो सकता है, ट्रेंगल इसी तरीके से बनने वाला है ऊपर नीचे। यहाँ पे भी दोनों ट्रेंगल का मुंडी नीचे दे रखा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे भी दोनों ट्रेंगल का मुंडी नीचे दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपको पेपर को पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल आपने एक ही ट्रेंगल को ओपन किया और उसी से सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या करते, अगर इससे न मिलता तो ये 0 यहाँ पर है तो ये 0 यहाँ पे बनेगा। देखो यहाँ पे भी 0 दिया है, यहाँ पे भी 0 दिया है। अब सेम जैसे ही ये पेपर अभी यहाँ से समझो ये आधा खुल गया, ये जो मैंने आधा खोला था ये डायग्राम इधर का खुल गया। अब जो बनेगा सेम वही, जो यहाँ पे डायग्राम बना है वही डायग्राम यहाँ पे भी दिखेगा। देखो जो डायग्राम यहाँ पे इस वाले आधे पार्ट में दिख रहा है वही सेम डायग्राम इसमें भी दिखना चाहिए दूसरे वाले पार्ट में। बस उसका जो है यहाँ पे मिरर इमेज लगाना है। मिरर इमेज ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। जो नज़दीक है नज़दीक बना, जो दूर है दूर बना। और यहाँ पे सेम ट्रेंगल कुछ इस तरीके से दिख गए। तो इस तरीके से आपको पेपर एंड फोल्डिंग कटिंग को सॉल्व करना रहता है। जहाँ से उन्होंने फोल्ड किया है वहाँ पे आपको मिरर इमेज लगाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्शनरी से पूछा है कि ये किस तरीके से डिक्शनरी में आएंगे, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी 4 6 4 6 दिया है, यहाँ पे भी 4 6 4 6 दिया है, तो 4 6 को चेक ही नहीं करेंगे। किसको चेक करेंगे, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो 7 और 2 को चेक करेंगे कि 7 और 2 में पहले कौन आएगा। 7 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कौन सा चेक आएगा, LAUND। देखो LAU, यहाँ पे LAU तक सेम है, यहाँ पे LAU सेम है। उसके बाद यहाँ पे N लगा दिया, N कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है।
डी कौन से नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, तो पहले दूसरा वाला आएगा। तो जिसमें 7 दे रखा है ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। अब 2 के बाद 2 चेक हो गया, 2 के बाद 7 आएगा कि 3, मतलब चेक करना है पहले 7 आता है कि पहले 3 आता है। तो यहाँ पे चेक कर लो 7 और 3, LAU सेम है। यहाँ पे N है 14 और यहाँ पे R है 18, पहले 14 आएगा कि पहले 18, पहले 14 आता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब ये 7 वाला पहले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले 7 दिया है। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि एंट को एंटलिंग, मतलब एंट के बच्चे को, यहाँ पे क्या पूछा है, बेबी, मतलब उसके मदर का नाम दिया है और यहाँ पे लिखा है उसके बेबी का नाम क्या होता है। एंट के बच्चे को क्या बोलते हैं, एंटलिंग। इस तरीके से डियर, हिरण के बच्चे को क्या बोलेंगे, हिरण के बच्चे को बोला जाता है फॉन, FAWN, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हिरण के बच्चे को क्या बोलेंगे, फॉन। ये आपको याद करना है, ये जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन है। इस तरीके से जीके का क्वेश्चन मिक्स करके आपको रीजनिंग में एनियोलॉजी पूछी जाएगी। सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में लिखा है, पिल्ला किसके बच्चे को बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को, फॉन जो है हिरण के बच्चे को, बछड़ा जो है गाय के बच्चे को। तो यहाँ पे हिरण का क्या हो जाएगा, बछड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आपको सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। अभी यहाँ पे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ये इतना ईजी दिया है, आप इसको ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस प्रकार से आपको और बड़ा दे दे तो किस तरीके से उसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो यूनिट और 10th डिजिट, हर एक में 46, मतलब यूनिट डिजिट और 10th डिजिट जो है दोनों सेम दे रखा है। तो फिर भी आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप डिजिटल सम अप्लाई करो। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल सम। डिजिटल सम में एक बार में ही आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आप डिजिटल सम ना पढ़े हो, ना आता हो। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट को ऐड करो, 3 और 1 को ऐड करोगे 4, 4 और 3 को ऐड करोगे 7, 7 और 7 को ऐड करोगे 14, 14 और 2 को ऐड करोगे 16। यहाँ पे 16 आ गया, कैरी 1 बचा है। अब इसको ऐड करो, 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 1 19, 19 1 20, 4 24। यहाँ पे 4 आ गया, कैरी 2 बचा। अब हमें जैसे ही मैं 100 डिजिट ऐड करूँगा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 दिया है, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 5 25, 26 1 27। 10 डिजिट क्या आ गया, 7। कौन से ऑप्शन में 10 डिजिट 7 है, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर डिजिटल सम आता है तो आप 3 से 4 सेकंड में ऐसे सम को सॉल्व कर ले जाओगे। अगर डिजिटल सम नहीं आता तो आप इस तरीके से बेसिक रूल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए थे ये सब मैं नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, बीएड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, तो मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। हर एक स्टेट बीएड एग्जाम का प्रैक्टिस कराया है, मॉक टेस्ट का भी सब कराया है, और नए नए क्वेश्चन भी आपको उस नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के सॉल्व कराए हैं। इसलिए मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए थे ये एक भी नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से नहीं लिया था। और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आज मैं उसकी प्रैक्टिस कराया। जो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा आपके एग्जाम में मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन 40 पूछा जाएगा। इसमें से मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी में मैथ्स के भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड करूंगा, उसमें जो है रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं डालूंगा। उसमें जिस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप इसे भी देख सकते हो, ये भी एक प्रकार का मैथ्स का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे एडिशन करने के लिए बोला है। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, नंबर सिस्टम से, अलजेब्रा से और टिग्नोमेट्री से, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो टोटल उससे रिलेटेड रहेगा। तो आप ये वीडियो देखिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों उनको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिनिमम कम से कम आपको 1000 जो है सब्सक्राइबर तक करना ही है, जिससे क्या होगा, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। इसमें जो है एक भी पैसा आपका नहीं आता सब्सक्राइब करने में, तो आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए, और आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन हो आप उसमें भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में टोटल जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसके बारे में जो है मैं बताऊँगा।